जय हिंद साथियों। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लीग एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, चलिए देखिए, हमने बताया था आपको कि 1 से लेकर 37 तक हमारे हिंदी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 38 से हमारे जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन या फिर 38वें क्वेश्चन पे। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन यानी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक रखा है। कब? 2035 तक। ठीक है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक रखा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि देखिए इसरो ने ही 2040 तक, ठीक है, इसरो ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर जो है ना कि प्रथम भारतीय व्यक्ति को भेजने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो 2035 तक क्या रखा है लक्ष्य अपना कि अंतरिक्ष में अपना स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने के लिए, और 2040 तक, ठीक है, 2040 तक, ठीक है, चंद्रमा पर प्रथम भारतीय व्यक्ति को भेजने का लक्ष्य रखा है। राइट, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो वो गोंडा में खोला गया है। कहाँ पे? गोंडा में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में खोला गया है। अगर बात करें इसके लक्ष्य की, तो साथ ही इसका लक्ष्य क्या है कि महिलाओं को सशक्त बनाना व छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। ठीक है, इसका लक्ष्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? ठीक है, क्या था इसका शुभंकर? तो इसका शुभंकर जूही था, यानी हथिनी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो शुभंकर है वो जूही यानी हथिनी है। ठीक, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां चंद्रयान 3, ठीक है, जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? ठीक है, जहाँ पे मतलब जो हमारा लैंडर था ना, ठीक है, जब चंद्रमा पे भेजे थे, तो वहाँ पे पूछ रहा है कि जहाँ पे उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम है? तो वही बात यहाँ पे पूछा है कि उस बिंदु का क्या नाम है जहाँ चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसका नाम है साथियों शिव शक्ति। क्या नाम है? शिव शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए उस बिंदु का नाम शिव शक्ति रखा गया है जहाँ चंद्रयान 3, ठीक है, लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, यानी भगवान शिव को समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें रामप्पा मंदिर की, तो देखिए रामप्पा मंदिर, ठीक है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर या रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें, देखिए तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के वारंगल के, ठीक है, मतलब तेलंगाना में वारंगल के पालमेट में स्थित है। कौन सा? रामप्पा मंदिर। यह मंदिर जो है वास्तुकला की काकतीय शैली की उत्कृष्ट कीर्ति है और 2014 में, ठीक है, यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामांकित किया गया है। राइट, कब? 2014 में। तो आपसे ये पूछेगा कि रामप्पा मंदिर जो है, ठीक है, रामप्पा मंदिर कौन सा है? रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और कहाँ पे है ये? तेलंगाना में है। राइट, यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2014 में शामिल किया गया था। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला की ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? वो है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यानी पीवी सिंधु ने पहला रजत पदक रियो ओलंपिक 2016 में जीता तथा दूसरा कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। राइट, अच्छा, अगर हम बात करें तो महिला की बात हमने की, ठीक है, महिला डबल्स में। अगर हम बात करें पुरुष डबल्स की, देखिए पुरुष डबल्स मेडलिस्ट जो हैं सुशील कुमार कुश्ती से, ठीक है, कांस्य पदक जीता बीजिंग ओलंपिक 2008 में, और रजत पदक जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ढाका शहर, ठीक है, जो ढाका शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो ढाका शहर है साथी वो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? बूढ़ी गंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ढाका शहर कहाँ स्थित है? बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। राइट, चलिए अगर हम बात करें ढाका की, देखिए ढाका शहर जो है बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित। पहली बात अगर पूछे कि ढाका कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। यह बांग्लादेश का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ढाका में धान, गन्ना और चाय का व्यापार होता है, इसलिए मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मस्जिदों का शहर किस नाम से, मतलब मस्जिदों के शहर को किस नाम से जानते हैं? तो ढाका के नाम से जानते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा भारत द्वारा सन 1975 में प्रक्षेपित
प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो क्या था, आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट उपग्रह की छवि 1976 से लेकर 1997 ईस्वी के मध्य भारतीय 2 रुपए के बैंक नोटों के पीछे दिखाई दी है। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा गलत सुमेलित है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है इसमें, देखिए अगर हम बात करें सिलंबम की तमिलनाडु ठीक है, कलिल कलरियापट्टू की केरल में ये भी सही है, और गतका पंजाब ये भी सही है, लेकिन लाठी कर्नाटक ये हमारा गलत, यानी आपसे गलत ही पूछा था, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें लाठी युद्ध का जो कला, लाठी युद्ध कला का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। राइट, जबकि सिलंबम तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट है और कलरीपट्टू युद्ध कला केरल से संबंधित है, तथा इसी प्रकार गतका सिखों की एक पारंपरिक युद्ध कला है। ठीक है, जो पंजाब राज्य में क्या है, प्रसिद्ध है। राइट, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा इथोपिया की राजधानी है, इथोपिया की राजधानी क्या है बताइए। इथोपिया की राजधानी साथियों अदिस अबाबा है। क्या है, अदिस अबाबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। यह इथोपिया का सबसे बड़ा शहर है, जो अदिस अबाबा है ना, वो इथोपिया का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। राइट, अगर हम आगे बात करें इथोपिया की मुद्रा, तो इसका इथोपिया की जो मुद्रा है साथियों, इसका नाम क्या है, बिर्र है। क्या है, बिर्र। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अंकारा, ठीक है, तो तुर्की देश की राजधानी है। अंकारा किसकी, तुर्की देश की राजधानी है। ठीक है, और नोमपेन कंबोडिया देश की राजधानी है। नोमपेन किसकी है, कंबोडिया की राजधानी है। और कुआलालंपुर जो है साथियों वो मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, तो पूछे मलेशिया की राजधानी कौन सी है, तो कुआलालंपुर है। राइट, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, बताइए किस महीने में मनाई जाती है, तो साथियों श्रावण के महीने में मनाई जाती है। कब, श्रावण महीने में। ठीक है, तो रक्षाबंधन त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, श्रावण महीने में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए श्रावण मास के अन्य त्यौहार की बात करें तो देखिए रक्षाबंधन है, ठीक है, हरियाली तीज है और नागपंचमी है। कौन कौन सा, रक्षाबंधन, हरियाली तीज और नागपंचमी, ये कौन से हैं, श्रावण मास के त्यौहार हैं। अगर हम बात करें कार्तिक मास के त्यौहार की, इसमें आपका करवा चौथ है, धनतेरस है, ठीक है, लक्ष्मी पूजा, भैया दूज और छठ पूजा। तो कार्तिक माह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, करवा चौथ, धनतेरस, ठीक है, लक्ष्मी पूजा यानी दिवाली पे, और भैया दूज और छठ पूजा। ठीक, अगर हम बात करें आषाढ़ माह के जो त्यौहार हैं कौन कौन सा है, देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी। राइट, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए एक तरफ आपको दिया गया है लोकगीत और दूसरी तरफ दिया गया है गायन का अवसर। ठीक, अब चैती, कजरी, रसिया, सोहर बताना है। ठीक है, देखिए चैती जो है साथियों ये मौसमी गीत है। कैसा गीत है, मौसमी गीत है। ठीक, यानी पहले का तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे, जो कि तीसरे और चौथे वाले। ठीक है, अब पहले और दूसरे इन दोनों में लड़ाई है, देखते हैं कौन इसमें विनर होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कजरी की। तो कजरी जो है साथियों ये विवाह एवं मौसमी गीत है। कैसा है, विवाह और मौसमी गीत। देखिए दोनों में 3-3 आ रहा है, अब ये भी सही है, ये भी सही है फिलहाल में। आगे चलते हैं, ठीक है, फाइनल डिसीजन पे। अब बात करें रसिया की, तो रसिया है जो साथियों वो ब्रज का लोकगीत है। ठीक है, रसिया कहाँ का है, ब्रज का लोकगीत है, यानी 2 जो है हमारा ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, इसमें 2 होगा, तो देखिए बी वाला कट गया, यानी ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, और जैसा बचा सोहर, तो सोहर कैसा है साथियों हमारा, सोहर संस्कार गीत है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, ठीक है, तो फिर वहाँ पे गाया जाता है सोहर को। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि बच्चे के पूरे जो जीवन की कला होती है ना उसको उसमें प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, सोहर में। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो माता टीला बांध की, तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर जनपद है ना उसमें बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें बेतवा नदी, ठीक है, तो बेतवा नदी पर अन्य बांध कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा बांध। ठीक है, परीक्षा बांध है कहाँ पे, झांसी में, लेकिन बना किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। राइट, और राजघाट बांध जो कि ललितपुर में है। ठीक है, तो राजघाट बांध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूपी जीके के अंतर्गत हम इसको पढ़े हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि बेतवा नदी पर कौन से बांध है, परीक्षा बांध है झांसी में, राजघाट बांध है ललितपुर में, और माता टीला बांध कहाँ है, ये भी बेतवा नदी पे। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, कहाँ स्थित है इसको बताना है। ये कहाँ स्थित है साथियों,
तो ये हमारा स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। इसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, राइट। देखिए, जवाहर तारामंडल उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में स्थित है, ठीक। यह आनंद भवन के समीप वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था, राइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब कोयला आधारित बिजली संयंत्र पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ठीक है। इसमें कौन सा है, ठीक है, इसमें सिंगरौली है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? सिंगरौली होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है, ठीक है। कौन कौन सी है? देखिए, एक सिंगरौली में है, रिहंद है, दादरी है, ऊंचाहार है एवं टांडा है, ठीक। 5 हो गए। कौन कौन सा बताया? सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार एवं टांडा, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। कह रहा भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किसका है बताइए? वो है उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का, राइट। इन ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, राइट। अब मध्य प्रदेश में कितनी है? लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी साथियों सारस या क्रॉन्च है। क्या है? सारस या क्रॉन्च, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि कुछ प्रतीक चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो बारहसिंगा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च हमने बता ही दिया, और उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे राजकीय वृक्ष तो अशोक है, और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष, ठीक। तो हमने क्या बताया आपको? राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु इसको कहते हैं, और राजकीय चिन्ह जो है साथियों एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? बताइए, पहली, तीसरी में, सातवीं में, पांचवी में, नौवीं में किस में की थी? तो साथियों किस में की थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की थी, ठीक है। तीसरी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी। वर्ष हम बात करें इसका मतलब समय का टेन्योर कब से कब तक था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, तो 1961 से लेकर 1965 तक के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर जो है -1.0% दर्ज की गई थी, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो सितंबर 2014 में, ठीक है। सितंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया कार्यक्रम की, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर सन 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वह स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना है तथा भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलता है? तो वो अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य साथियों जिसकी सीमा जो सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। तो हमने यही बताया आपको। तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है, अगर पूछे आपसे कितने राज्य के साथ लगती है तो 8 राज्यों के साथ लगती है, और एक यूनियन टेरिटरी अर्थात दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और अगर देश पूछे तो एक देश नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। मतलब कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है तथा न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है साथियों, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। अच्छा, कितने जिले से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो 11 जनपद है ना, वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? किस पे है? तो दक्षिण पश्चिमी तट पे है। किस पे? दक्षिणी पश्चिमी तट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो कह रहा है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, ठीक है। ये कैसा? एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? देखिए कि स्ट्रोम्बोली हमारा आंसर हो गया, यानी भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को हम कहते हैं। ये कैसा है साथियों? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है लिपारी द्वीप पर इटली में स्थित है। पूछ ले कहाँ पे स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो लिपारी द्वीप पर और इटली में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे।
कह निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा जो पेट्रोलियम है साथियों ना, ये हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की, देखिए पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, प्राकृतिक गैस होता है और परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब किसके हैं? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। राइट, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? तो बताइए, तो मेगास्थनीज की पुस्तक यानी इंडिका में किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये कहना चाहता है कि जो मौर्य काल था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जिसके संस्थापक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, तो यही कह रहा है मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक में यानी इंडिका में किया गया है। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से थे 7 वर्ग? देखिए, पहला दार्शनिक था, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवां शिल्पी, छठवां योद्धा और सातवां निरीक्षक तथा सभासद। ठीक है, तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, योद्धा और निरीक्षक तथा सभासद। राइट, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। बात करते हैं अपने शिवाजी महाराज की। कह रहा शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ठीक है, इन्हें हम गोरिल्ला नीति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हमारे शिवाजी। तो ये पूरा पूछ रहा है शिवाजी का जन्म कब और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो साथियों 1627 ईस्वी में और 1674 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ गया 1627 1674, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें शिवाजी के जन्म के बारे में, तो देखिए शिवाजी का जो जन्म है साथियों ना, वो 1627 ईस्वी में और किस दुर्ग में हुआ था? कि सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, यानी 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें उनकी उपाधि की, देखिए छत्रपति शिवाजी ने जो है 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका डेथ कब हुआ था, तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो 1680 ईस्वी में हुई थी। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके लेखक, मतलब इसके लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, ये आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो लेखक हमारे वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगर हम बात करें इस पुस्तक की, तो देखिए इस पुस्तक को वर्ष 1901 ईस्वी में लंदन के एम्स से सोनेस्टन एंड को लिमिटेड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? बताइए, वर्ष 1920 में रॉलेट, ठीक है, सत्याग्रह, वर्ष 1921 में काकोरी कांड, अब काकोरी कांड नहीं साथियों, इसका नाम बदले काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो काकोरी कांड नहीं हो, काकोरी ट्रेन एक्शन होगा। ठीक, वर्ष 1931 में राजगुरु को फांसी या 1940 में लाहौर अधिवेशन। आपसे पूछा क्या है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब एक सही है 3 गलत है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, 1931 में राजगुरु को फांसी, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी सब हमारे गलत है। कैसे? देखिए रॉलेट जो सत्याग्रह है साथी, ये वर्ष 1919 में आया था। ठीक है, कब? 1919 में। अच्छा, काकोरी जो ट्रेन एक्शन था ये 1925 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन एक है, ठीक है, 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें भगत सिंह सुखदेव को, ठीक है, वर्ष 1931 ईस्वी में, ठीक है, क्या किया गया था? फांसी दी गया था। और भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, इन तीनों लोग को वर्ष 1931 ईस्वी में क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? किसने की थी बताइए? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अबुल कलाम आज़ाद अगर बात करें वर्ष 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान इन्होंने क्रिप्स मिशन यानी वर्ष 1942 ईस्वी में तथा वेवेल, ठीक है, वेवेल योजना जो आई थी वर्ष 1945 ईस्वी में, दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बताइए, आर्टिकल 17 क्या करता है? न्याय के समक्ष समानता। आर्टिकल 78 संसद का गठन। आर्टिकल 112 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। आर्टिकल 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा। इसमें क्या करना है आपको? कौन सा सही सुमेलित, मतलब एक सही है 3 गलत है, आपको वो बताना है। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 352 है साथियों ने, ये आपात स्थिति की उद्घोषणा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब है, लेकिन ये सब हमारे गलत है। अब देखिए कैसे, देखिए हमने क्या बताया आपको? आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 में है, लेकिन अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का जो अंत है, ठीक है, वो
आर्टिकल 17 में, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या है, जो छुआछूत से मतलब जो हमारा वो है उसके बारे में प्रावधान यहाँ पे दिया गया है कि अनटचेबिलिटी का जो अंत है मतलब क्या, अस्पृश्यता का अंत, यानी आर्टिकल 17 में है। अच्छा, आर्टिकल 78 में क्या है, संसद का गठन तो है नहीं, फिर क्या इसमें है, तो आर्टिकल 78 में साथियों इस राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने हेतु से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे, आर्टिकल 78 में बताया गया है। और आर्टिकल 112 की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं है हमारा। तो आर्टिकल 112 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, राइट। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या हुआ था जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। यानी भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो क्या थी इसमें, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राइट। कि अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय गणतंत्र की सही वैधानिक स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी, राइट। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा जोड़े गए थे, राइट। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात वर्णित हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात वर्णित हैं, तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, 3 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपात वर्णित हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 352 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। और आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रीय शासन है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है, मतलब राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 12 हो सकती है। कितनी, यानी 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, राइट। आगे कह रहा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है। मतलब क्या है ना कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा हुआ, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, दोबारा चाहे तो अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही बात कहा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है, तो आर्टिकल 57 में है। किसमें, आर्टिकल 57 में है। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 57 की बात करें तो इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता है। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनः निर्वाचन मतलब पुनः चुनाव लड़ सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, तो कौन सा साथी, वो है परागण। क्या है, परागण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्या हम इसके बारे में बात करें, देखिए परागण में नर युग्मक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर निषेचन पर युग्मनज बनाते हैं। यह प्रजनन की लैंगिक विधि है। वहीं अगर हम बात करें, वही कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण पौधों में प्रजनन की अलैंगिक विधियां हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। ये जरूर सही से पढ़ना है कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है, हेपेटाइटिस। कौन सा, हेपेटाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और आपसे यही पूछा था कि नहीं होता है, मतलब देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों मच्छर काटने से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो है साथियों ये मच्छर काटने से नहीं होता है, राइट। देखिए चिकनगुनिया जो है साथियों, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ठीक है, ये क्या है, मच्छर के काटने से होते हैं। अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया की दवाई जो है कौन सी है, क्लोरोक्वीन है, ठीक है, या ये सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, जो रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने मलेरिया के परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर, ठीक है, अनुसंधान किया था। इस कार्य हेतु उन्हें वर्ष 1902 ईस्वी में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार
मिला था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान, ठीक है, कि आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी नोबेल रासायनिक तत्व है। ठीक है, कौन सा है? तो हमारा है हीलियम। कौन सा? हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हीलियम आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी नोबेल रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हीलियम का? 2, और रासायनिक प्रतीक कितना होता है? क्या होता है? He। ठीक है, क्या होता है? He। यह उत्कृष्ट गैसों में सबसे हल्की गैस है। कौन सा? हीलियम। यह गैस, ठीक है, एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य उत्कृष्ट गैसों की। देखिए अन्य उत्कृष्ट रासायनिक तत्व कौन से हैं? देखिए नियॉन, ठीक है, जिसको हम Ni से डिनोट करते हैं, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe और रेडॉन Rn। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। ठीक है, ऊर्जा जूल, दाब न्यूटन, आवृत्ति हर्ट्ज और शक्ति वाट। क्या पूछा आपसे? गलत जोड़ी, मतलब 3 सही 1 गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है साथी, जो दाब है ना वो न्यूटन का नहीं बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो दाब का न्यूटन, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसने गलत ही पूछा था। तो गलत क्या है? दाब का न्यूटन थोड़ी ना होता है, वो तो बल का न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। राइट, चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कुछ भौतिक राशि उनके SI मात्रक की, तो दाब का जो साथी SI मात्रक होता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल कहते हैं। ठीक, और शक्ति का क्या होता है? जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। और ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। अच्छा, एक पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बार बार पूछा जाता है कि एक हार्स पावर मतलब एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। तो इस एक अश्वशक्ति यानी एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट। राइट, आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है भौतिकी में स्टेरेडियन खाली स्थान की इकाई है। अब बताइए स्टेरेडियन किसकी इकाई है साथियों? तो स्टेरेडियन हमारे ठोस कोण की माप है। किसकी? ठोस कोण की माप है। ठीक है, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए स्टेरेडियन जो है साथियों वो ठोस कोण की माप होती है, और जो रेडियन हमने बताया वो समतल कोण का मात्रक है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं रेडियन की, तो रेडियन एवं स्टेरेडियन पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के प्रकार है। किसके? सप्लीमेंट्री यूनिट्स के प्रकार है। अगर हम बात करें पारसेक, जो पारसेक है साथियों दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई, बार बार ही पूछा जाता है। ठीक है, कि पारसेक जो है वो क्या है? तो पारसेक हमारे साथी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई होती है ना, लेकिन पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब समझिए जो पारसेक है ये क्या है? प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। जैसे क्या होता है कि एक पारसेक बराबर अगर पूछे आपसे तो 3.2, एक पारसेक बराबर 3.2, ठीक है, 62 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यानी 3.262 प्रकाश ईयर्स होता है एक पारसेक बराबर। ठीक है,